जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी गति यानी कि स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चंस। और हम इस टॉपिक को डीपली करेंगे और लॉजिकल तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हो और कंसेप्ट हो वो सभी क्लियर हो जाए। क्योंकि आपने अभी प्रीवियस 2 पेपर जो हो चुके हैं टेक्निकल के, उनमें जो क्वेश्चंस देखे हैं फिजिक्स के, उनमें लॉजिकल और इजी पेपर में क्वेश्चंस बहुत इजी थे लेकिन लॉजिकल थे, बेसिक लेवल से थे। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए इन क्वेश्चंस को हम आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो फ्रेंड्स, इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि एक कण है जो एक वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि आधे वृत्त के बाद में उसका विस्थापन कितना होगा, मतलब वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ इस बिंदु मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, तो ए से बी तक आने में जो विस्थापन है वो कितना होगा। तो फ्रेंड्स, विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। मतलब एक तरह से ये दूरी ही होती है विस्थापन, लेकिन इसमें दिशा को हम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसके साथ साथ दूरी के साथ साथ इसमें दिशा भी होती है। ये डिफरेंस है विस्थापन और दूरी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ पर आने के दो तरीके, आप ये पूरा आधा सर्कल भी यहाँ पर आ सकते हो, ये हो सकती है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और डायरेक्टली आप यहाँ से यहाँ तक भी आ सकते हो। तो विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। तो सब इन दोनों में छोटी कौन सी है, ए से बी से आने की डायरेक्ट जो लाइन ये हम क्रिएट कर रहे हैं ये। तो विस्थापन कितना होगा, दूरी ही होती है विस्थापन। तो ए से बी के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, ये हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल है तो ये क्या हुआ, इसका व्यास हुआ। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, मतलब 2r। तो जो विस्थापन हुआ वो कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 2r। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए लॉजिकल क्वेश्चन है बट बहुत ईजी है। अगर आपको विस्थापन की डेफिनेशन याद होगी तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी, इनका जो संख्यात्मक अनुपात है वो कितना होता है। तो विस्थापन भी एक तरह से दूरी ही होती है, दो बिंदुओं के बीच की चली गई दूरी को, कम से कम मिनिमम जो चली गई दूरी है स्ट्रेट लाइन में, उसे कहा जाता है विस्थापन। और दूरी भी दोनों ही सेम होते हैं लगभग, सिर्फ डिफरेंस ये है कि विस्थापन क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होती है। लेकिन विस्थापन फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, मान लो मैं यहाँ ए बिंदु से मैंने शुरुआत करी है और मैं बी तक गई, और बी से वापस मैं फिर कहाँ आ गई, ए बिंदु पे आ गई। तो विस्थापन इस केस में क्या होगा, विस्थापन यहाँ पर कितना हो जाएगा, विस्थापन क्या है, उन दोनों बिंदुओं के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। तो ए से स्टार्ट करी थी और वापस मैं ए पर ही आ गई हूँ, तो इन ए और ए के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 0। तो इस केस में विस्थापन कितना हो जाता है, 0। लेकिन इस दूरी की अगर मैं बात करूँ तो ए से बी तक गई, मान ला 2 किलोमीटर है, बी से फिर ए पर आई, फिर 2 किलोमीटर चली, तो दूरी इस केस में 4 होगी, लेकिन विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो ये डिफरेंस होता है विस्थापन और दूरी में। अब इन्होंने क्या पूछा, इनका जो संख्यात्मक रेशो है, जो अनुपात है, वो हमेशा कितना होता है। तो पहला अगर ऑप्शन हम देखें तो बोला है हमेशा 1 से कम होता है। तो विस्थापन ऊपर लेंगे हम और दूरी नीचे लेंगे, तो क्या हमेशा 1 से कम ही होता है क्या। विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी, मिनिमम दूरी की वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकती है, 0 पॉइंट समथिंग या 1 लिया 1 होगी। तो जो इनका मिनिमम रेशो आएगा वो हमेशा कितना, 0 आएगा। तो क्या ये हमेशा 1 से कम ही आएगा, क्या हमेशा इस केस में आता है, नहीं। अगर ये दोनों बराबर हुए, मान लो यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक की दूरी और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मान लिया इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, तो विस्थापन और इनका रेशो कितना आएगा, 1। तो हमेशा हमेशा दिया हुआ है यहाँ पर 1 से कम होता तो हम कंसिडर कर लेते, लेकिन हमेशा नहीं आता है 1 से कम, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन इन्होंने कहा है 1 के बराबर या उससे अधिक होता है। तो 1 के बराबर हो सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि विस्थापन की जो वैल्यू है वो दूरी से कभी भी ज़्यादा नहीं आती। दूरी विस्थापन से ज़्यादा हो सकती है लेकिन विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें हमेशा 1 से अधिक, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें 1 के बराबर या उससे कम, तो हाँ 1 तो आता है और उससे कम भी आता है, कितना, 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स दैट बॉय इज, एक लड़का मेरी गो राउंड इस तरह का गोल गोल चक्कर होता है जिसमें हम मतलब जिसमें वो लड़का घूम रहा है और कितनी स्पीड से घूम रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चल रहा है। तो इसका मतलब है कि लड़का क्या है, विश्राम में है। विश्राम में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लगातार घूम ही रहा है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आगे पूछा है बिना किसी त्वरण के चल रहा है, तो क्या इसमें त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन है, त्वरण की अगर मैं बात करूँ तो त्वरण कब होता है, जब वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि त्वरण की डेफिनेशन क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो इसमें क्या वेग परिवर्तित हो रहा है, मतलब स्पीड अगर कांस्टेंट है, इसमें एक ही स्पीड से चल रहा है और वेग इसमें क्या है, परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वेग की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो 10 है, लेकिन जो इसके डायरेक्शन है वो क्या है, हर बार बदल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन, मतलब इस वाली जो गति है, ये इस तरह की गति है, इसमें त्वरण तो हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा वेग में परिवर्तन होता है, क्योंकि दिशा परिवर्तित होती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि बिना किसी त्वरण के नहीं है, तो त्वरण के चल रहा है। और नेक्स्ट ऑप्शन है त्वरित गति में, तो हाँ अभी हमने बताया कि त्वरण तो है, इसमें त्वरित गति में ही चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है समान वेग के साथ चल रहा है, तो समान वेग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें दिशा परिवर्तित हो रही है, तो वेग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया तय की गई दूरी और विस्थापन, इनका परिणाम किस केस में बराबर होता है। तो किस केस में बराबर, अगर हमने मान लिया एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो हम ए से बी तक जाएंगे 2 किलोमीटर, मान लिया हम गए, तो इस केस में दूरी कितनी हुई, 2 किलोमीटर, और विस्थापन भी कितना होगा, इसमें 2 किलोमीटर ही होगा। लेकिन ये कौन सी दिशा में हम इधर जा रहे हैं, तो ये कौन सा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो ये किस केस में आ रहा है, अगर हम ऑप्शन देखें, अगर कार सीधी सड़क पर चल रही है, हाँ ये सीधी सड़क पर चल रही है, तो इनका जो रेशो है, इनका जो परिणाम है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि कि अगर वृत्ताकार सड़क पर चल रही है, तो वृत्ताकार सड़क पर अगर कार चलती है, तो यहाँ से अगर कार ने शुरुआत करी और यहाँ पर आ गए हम, तो यहाँ पर आकर विस्थापन तो 0 आ जाएगा, दूरी 2πr हो जाएगी, लेकिन विस्थापन 0 आ जाएगा। तो इस केस में दोनों बराबर नहीं होंगे। पेंडुलम में भी यहाँ से अगर शुरुआत करी और फिर यहाँ पर आ गए, तो विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगी, दोनों बराबर नहीं होंगे, तो इस केस में भी नहीं होते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर अगर ग्रह घूम रहा है, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन ही कर रहा है ना, तो उसमें भी क्या होगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो विस्थापन और दूरी फ्रेंड्स किस केस में बराबर होते हैं, जब कोई सी भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन ने सीधी रेखा में गति करता है तब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड इज इक्वल टू। अब इन्होंने क्या दिया है फ्रेंड्स, गतिमान वस्तु की जो गति दे के रखी है आपको, कितनी, 0.06 मीटर पर सेकेंड निर्धारित की जाती है, तो यह गति बराबर होगी। अब इन्होंने मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में भी ज़रूरत पड़ती है, कन्वर्जन की किसी भी न्यूमेरिकल में आप इसका कन्वर्जन कर सकते हो, मैथ्स में भी ज़रूरत पड़ती है, तो आपको आना चाहिए। इसकी तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगी कि आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे फ्रेंड्स, 18 डिवाइड बाय 5 से। इसके अपोजिट अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आपको 5 डिवाइड बाय 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका जस्ट रिवर्स कर देना होगा। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं, 108 108 होता है, और यहाँ पर कितने नंबर, 2 नंबर के पहले पॉइंट लगाए, तो 2 नंबर के पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, डिवाइड बाय 5। अब ये हो जाएगा 0.5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, 0.216 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल, एक जो ऑब्जेक्ट है ऊपर से गिरा है, इन्होंने कहा है कि ये 4.9 किलोमीटर पहले सेकंड में चलता है, उसके बाद ये कितना 14.7 किलोमीटर चलेगा सेकंड में, थर्ड सेकंड में ये कितना कहाँ पर आ जाएगा, 24 मीटर चलेगा थर्ड सेकंड में। एक ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से हम गिराते तो वो इस तरह से दूरी तय करते हुए नीचे आ जाता है। तो इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की गति की स्थिति है, तो किस तरह की गति ये कर रहा है। पहला ऑप्शन दिया इन्होंने यूनिफॉर्म मोशन,
समान गति, तो फ्रेंड्स समान गति के लिए क्या होना चाहिए कि समान समय में समान दूरी तय करना चाहिए। यहाँ पर पहले सेकंड में 4.9 है, लेकिन दूसरे सेकंड में 14.7 चला है, 4.9। अगर यहाँ पर भी 4.9 होता और यहाँ पर भी 4.9, तो ये क्या होती है, एक समान गति, मतलब समान समय में समान दूरी तय करना। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि समान त्वरण की। तो समान त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब समान यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो वेग है, वेग में बढ़ोतरी होनी चाहिए समय के साथ, लेकिन एक समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले सेकंड में 2 चला है, तो दूसरे सेकंड में 2 + 2 चलेगा, तीसरे में 2 + 2 + 2 चलेगा। मतलब इस तरह से दो दो की एक जैसी वृद्धि होनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि समान त्वरण होगा। तो यहाँ पर क्या समान त्वरण हो रहा है, देख लेते हैं हम। कोई त्वरण नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, तो वेग में परिवर्तन तो हो रहा है, तो त्वरण तो होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के समान वेग हो रहा है इसमें, तो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करें तो समान गति ही नहीं है, मतलब समय के साथ उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी अनइक्वल हो रहा है, बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, पहले सेकंड में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं होगी। अब हमारा जो ऑप्शन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन ये क्यों होगा, समान त्वरण का मतलब ये है कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब 4.9 से 14.7 का अगर हम डिफरेंस, ये मान लिया हमने V1 है और ये V2 है, तो V2 - V1 अगर हम करेंगे तो 9.8 मिलेगा। इसी तरह से V2 - V3 करेंगे तो ये भी 9.8 मिलेगा। मतलब समान समय में जो वेग में बढ़ोतरी हो रही है वो क्या हो रही है, समान हो रही है। इसका मतलब ये क्या है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि समान त्वरण में गति करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ When a car runs on a circular track with a uniform speed, its velocity is said to be changing. This is because, अब इन्होंने कहा है कि जब कोई वृत्ताकार पथ है, इस पर एक समान गति से अगर कोई कार दौड़ रही है तो उसके वेग में परिवर्तन को क्या कहा जाएगा। तो उसका जो वेग में परिवर्तन है उसको क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स। पहला ऑप्शन दिया, द कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कार में एक समान त्वरण होता है क्या, तो एक समान त्वरण इसमें नहीं होगा सर्कुलर मोशन में, क्योंकि एक समान त्वरण होने के लिए इसमें जो वेग है, वेग में क्या होता है, समय के साथ में जो है वेग में चेंजेस। यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी निकालें और यहाँ पर अगर वेलोसिटी निकालें तो इनमें वेग में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो वेग है वो क्या है, स्पीड है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, कार की दिशा लगातार बदलती रहती है। तो हाँ, सर्कुलर मोशन में कार की दिशा लगातार बदलती रहती है, तो ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, कार समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है क्या, बिल्कुल नहीं। इसकी जो दूरी है, स्पीड है, वो यूनिफॉर्म है, फिक्स है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में ही दे के रखा है यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये भी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, कार असमान समय अंतराल में समान दूरी यात्रा करती है क्या, तो असमान अंतराल नहीं, यहाँ पर समान समय में समान दूरी ही ये तय करती है, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। गतिमान पिंड के वेग और गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है कि किसी गतिमान पिंड का वेग हमेशा उसकी गति से अधिक होता है क्या, तो जो स्पीड है फ्रेंड्स वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और मैंने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा जो डिस्टेंस उससे छोटा है उसके बराबर होता है, तो वेग भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा और डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वेग भी क्या होगा, हमेशा इससे उसकी गति से अधिक कभी भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। अगला बोला इन्होंने, गतिमान पिंड की गति हमेशा उसके वेग से अधिक होती है क्या, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमेशा नहीं होती। हाँ, स्पीड उसके वेग से ज़्यादा तो होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती, क्योंकि कभी कभी इनकी वैल्यू बराबर भी आती है, कम ज़्यादा भी आती है, हमेशा उससे अधिक नहीं होती। तो ये ऑप्शन हमेशा के लिए बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है, गतिमान पिंड की गति एक निश्चित दिशा में उसका वेग है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, गति कभी भी वेग नहीं हो सकती। हाँ, ये नेक्स्ट ऑप्शन जो हम देख रहे हैं कि गतिमान पिंड का वेग एक निश्चित दिशा में उसकी गति हो सकती है, मतलब स्पीड कभी भी वेग नहीं हो सकती, लेकिन वेग स्पीड हो सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी। गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन कभी शून्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स किसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, अभी मैंने बताया जो डिस्प्लेसमेंट, अगर हमारा ऑप्शन हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू तो क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। और यहाँ पर अगर ऑप्शन हम देखें, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, दूरी कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। एवरेज स्पीड भी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि दूरी
डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी तो स्पीड भी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ से हम एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर गए, फिर अगेन बी से हम कहाँ पर आ गए, ए पॉइंट पर आ गए, तो इस केस में अगर हम एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड क्या होती है, ये d1 और ये d2, d1 प्लस d2 जितनी दूरी चली गई है कितने समय अंतराल में, t1 प्लस t2, ये होती है एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होती तो एवरेज स्पीड भी कभी ज़ीरो नहीं होगी। अब हम एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो हम ए पॉइंट से शुरू किया था हमने, तो बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d1, और बी पॉइंट से अगेन हम ए पॉइंट पर ही आ गए तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। मतलब इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है। आप इस तरह भी इसे भी रख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है तो उसकी जो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वो भी ज़ीरो हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो सकते हैं, दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। तो ये किस में दिए हैं, ऑप्शन सी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अप्लाइज ब्रेक एंड ब्रिंग्स द कार टू द रेस्ट 20 सेकेंड, देन रिटार्डेशन विल बी। रिटार्डेशन पूछा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कार के चालक की जो गति है वो आपको देके रखी है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और ब्रेक लगाता है और कार को 20 सेकेंड में रोक देता है, तो मंदता क्या होगी। तो फ्रेंड्स मंदता क्या होती है, एक तरह से त्वरण ही होता है, त्वरण का उल्टा होता है। मतलब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है, वेग में परिवर्तन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये होता है त्वरण। अगर मंदता की बात करें और रिटार्डेशन की बात करें तो अगर इसमें नेगेटिव साइन लगा देते, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, ये मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया, इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेग क्या होगा, कार रुक गई है तो फाइनल वेग क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस, और इनिशियल वेग कितना दिया है इन्होंने 10 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाय टाइम कितना है 20 सेकेंड, और माइनस इसके आगे लगा ही है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 डिवाइड बाय 20 यानी कि प्लस का 0.5 इसका रिटार्डेशन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस नहीं लगाना है आपको, माइनस का साइन इसमें ऑलरेडी लगाना है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना, नहीं तो आप माइनस 0.5 पर टिक कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ स्पीड। निम्नलिखित में से कौन गति की इकाई नहीं है। तो स्पीड क्या होती है फ्रेंड्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इन्होंने बोला किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस किलोमीटर, टाइम और में, ये हो सकती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पर मीटर, सेकंड पर मीटर कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि टाइम ऊपर नहीं है, डिस्टेंस नीचे है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि मीटर पर सेकंड, और mm पर सेकंड भी हो सकती है, लेकिन सेकंड पर मीटर बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये इसकी इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब निम्नलिखित में से सदिश राशि नहीं है, कौन सी नहीं है, विस्थापन सदिश राशि होता है, एक्सेलरेशन भी सदिश है और वेग भी सदिश होता है, लेकिन जो गति है वो सदिश राशि नहीं होती है, ये एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई नहीं हो सकती। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, मतलब कि वेग डिवाइड बाय टाइम, और वेग की यूनिट आप सभी को पता है क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और एक और टाइम आ गया तो सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो इसकी एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन यानी त्वरण की। अभी अगर इससे हम कंपेयर करें हमारे ऑप्शन, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड ये भी हो सकता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी हो सकता है, लेकिन किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड नहीं यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसकी ये ऑप्शन जो है बिल्कुल रॉन्ग है, ये इसकी यूनिट नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, उसका एक्सेलरेशन आपको बताना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई टी, यानी कि फाइनल वेग, फाइनल कितना है 72 और इनिशियल कितना है 36 और टाइम कितना 10 सेकेंड। अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में आ रहा है हमारा ये ऑप्शन, और यहाँ पर 10 सेकेंड दिया, और मैंने अभी बताया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5 डिवाइड बाई 18 का, और ये 1 डिवाइड बाई 10 तो है ही। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना होगा 36 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 1 डिवाइड बाई 10, 5 1 5, 5 2 10, 18 2 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज एन एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड इट्स स्पीड विल बी। एक सीधी रेखा में 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक बस का त्वरण इतना दे के रखा है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी। तो सीधी रेखा में अगर कोई सी भी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम गति के तीनों समीकरण यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो गति के समीकरण है वो यूनिफॉर्म यानी कि समान त्वरण के लिए ही अप्लाई होते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या दे के रखा है इन्होंने, वेलोसिटी यानी कि स्पीड दे के रखी है, तो इसके लिए v = u + at वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि त्वरण भी है और वेग भी दे के रखा है और फाइनल वेग आपसे पूछा है। ये 20 दे के रखा है, a कितना है 4 और समय कितना 2 सेकंड दे के रखा, 4 × 2 = 8 और 28 इसका आंसर होगा, 28 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिवन। तो स्पीड और टाइम, इसके बीच में जो स्लोप होता है, ग्राफ होता है, बनता है, उसका ढाल है, वो क्या देता है। तो स्पीड यानी कि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, या फिर स्पीड डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये किसका ग्राफ है, त्वरण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल है टाइम के स्क्वायर के, तो वस्तु गतिमान है। तो गतिमान है, कौन सी अवस्था में गतिमान है, मैंने बताया अभी आपको कि s = ut + 1/2 at²। ये क्या होता है, गति का दूसरा समीकरण है। और दूसरा समीकरण मैंने अभी बताया कि गति के जो समीकरण है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि समान त्वरण के लिए ही अप्लाई होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें इससे, तो s क्या आ रहा है, s क्या डिस्प्लेसमेंट या फिर दूरी बोल सकते हैं, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, टाइम के। तो ये किसके केस में ये पॉसिबल होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि समान त्वरण के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्रिवन एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ब्रिंग इट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, द डिक्लेरेशन प्रोड्यूस इन द केस विल बी। यानी कि मंदक पूछा हुआ है। मंदक का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, त्वरण का उल्टा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए तो मंदक आ जाएगा, v2 - v1 / t। अब v2 क्या है, रेस्ट में चला गया मतलब 0। इनिशियल वेग कितना है, 20 से स्टार्ट किया था और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20 / 5, 5 4 = 20, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम विद अ कांस्टेंट स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इन चेंजिंग इन दिस केस। एक स्प्रिंटर एक बड़े खेल स्टेडियम में, स्प्रिंटर मतलब वो खेल स्टेडियम में जो दौड़ते हैं उन्हें कहा जाता है, वो क्या करते हैं, स्टेडियम की परिधि के साथ साथ निरंतर दौड़ रहा है, इस तरह से ये रनिंग कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में निम्नलिखित में से क्या बदल रहा है। तो इसमें क्या बदलता है, त्वरण का परिणाम उत्पादित किया जा रहा है। त्वरण का परिणाम मतलब, अब यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है कि कांस्टेंट स्पीड मतलब जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट रहेगी मतलब उसका वेग भी कांस्टेंट है। अब वेग ही कांस्टेंट है, वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, तो त्वरण तो उत्पादित होगा ही नहीं, क्योंकि त्वरण की डेफिनेशन ही होती है वेग में परिवर्तन की दर। अब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो ये तो क्या हो रहा है, एकदम ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। धावक द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी बदल रही है क्या, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला एक को तो कांस्टेंट है स्पीड, तो स्पीड कांस्टेंट है तो दूरी भी प्रति सेकंड में कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, जिस दिशा में धावक चल रहा है उसमें परिवर्तन आ रहा है। ये हो सकता है कि ये अभी इस दिशा में दौड़ रहा है, फिर इस दिशा में दौड़ेगा, फिर इसमें, तो इसकी दिशा में ज़रूर परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, स्प्रिंटर एक अभिनय करने वाला केंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हाँ, जब किसी भी सर्कुलर मोशन करते हैं, हम वृत्ताकार गति करते हैं, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता है, लेकिन क्या वो बदल रहा है क्या, क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें से क्या बदल रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो उसके लिए हर जगह एक जैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या बदल रहा है, सर्कुलर मोशन में सिर्फ धावक की दिशा में परिवर्तन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक समान वृत्ताकार गति का मामला नहीं है। तो वृत्ताकार गति का कौन सा मामला नहीं है, हम देख लेते हैं। यहाँ पर सूर्य के चारों ओर
पृथ्वी की गति, तो सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी गति करती है तो ये एक समान सर्कुलर मोशन होता है। अब एक समान सर्कुलर मोशन में क्या होता है फ्रेंड्स, कि उसमें जो स्पीड है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं आता है उसका मतलब वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब एक समान वृत्ताकार गति होती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक समान गति से ही चक्कर लगाती है। इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा केस नहीं है यूनिफॉर्म, तो ये तो है। दूसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, एक गोलाकार ट्रैक पर खिलौने की ट्रेन की गति। तो गोलाकार ट्रैक पर खिलौने की ट्रेन की जो गति होती है वो भी क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि उसमें भी उसकी स्पीड क्या होती है, चेंज नहीं होती है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर रेसिंग कार की गति, या फिर घड़े के डायल पर घंटे की सुई की गति। तो घड़े के डायल पर घंटे की जो सुई की गति है वो भी फिक्स होती है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वृत्ताकार पथ पर रेसिंग कार की गति। तो वृत्ताकार सर्कुलर मोशन में अगर कोई रेसिंग कार गति कर रही है तो उसकी स्पीड हमेशा फिक्स नहीं होती है, कभी वो कम भी हो सकती है, रुक जाती है, कभी वो तेज भागने लग जाती है, फिर कम हो जाती है। मतलब वो उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, बदलती रहती है। उसका मतलब ये है कि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर क्या होगा, मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। तो फ्रेंड्स ये जो 20 क्वेश्चंस थे, मैंने मोशन, दूरी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सभी से जो लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, वो आप लोगों को मैंने करवाए हैं ताकि आप लोगों के जो लॉजिक्स है वो क्लियर हो जाए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप कर सको। आई होप वीडियो आपको पसंद आया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप चाहते हो कि अगर इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।